नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक शुरू हो गया तेहरान के अंदर कल रात को। जो इनका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रिजाइन करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा जो स्पीकर था इनका, मोस्ट पावरफुल स्पीकर ऑफ ईरान पार्लियामेंट, मोहम्मद गालिबाफ, उसने रिजाइन कर दिया है। ये रजीम का एक ही आदमी था जो नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ। उसने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि उसके गर्दन के ऊपर हमेशा ही बंदूक रखी हुई थी आईआरजीसी ने, और इस बंदे ने बोल दिया मैं बंदूक के नीचे मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नाम में मोहम्मद है। चलिए, रिजाइन कर दिया। अब होगा क्या? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के लोगों ने अब एग्जिट डोर को पकड़ना शुरू कर दिया। नाम में मोहम्मद है, भागना तो था ही। हमने हिस्ट्री में देखा है कि हमेशा ही ऐसे नाम के लोग वो जल्दी से भाग जाते हैं जैसे ही देखते खतरा आ रहा है। इसका मतलब है इनको पता लग गया कि अब ईरान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। दोस्तों, ये कोई पीसफुल रिटायरमेंट नहीं है, एक डेस्परेट, एक एस्केप है, क्योंकि घर में आग लगी पड़ी है। उसे मालूम है कि अब क्या आएगा। वो आएगा, ट्रंप की तरफ से पूरा एक ऐसा इनके ऊपर अटैक किया जाएगा कि ये कभी भी इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। दोस्तों, ईरान की रजीम कंप्लीटली कॉर्नर्ड है। इंटरनेशनल सैंक्शंस जो अमेरिका ने किए थे वो इनको अब क्रश कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर, सो कॉल्ड, जो आधा बचा हुआ है क्योंकि बाकी तो खत्म हो गया, वो अपनी जो ग्रिप है कंट्री के ऊपर वो लूज करता जा रहा है। उसे भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो बंकर में कहीं बैठा हुआ है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही। अब एक कंट्री जो बिल्कुल राक्षसों वाली कंट्री हो, वो बिल्कुल जब वो कॉर्नर हो जाते हैं वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसलिए हो क्या रहा है, जो मॉडरेट से जो नेगोशिएट कर सकते थे वो चले गए। अब आईआरजीसी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया कंट्री को। वो बोलते हैं हमें डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, हमें शांति नहीं चाहिए। वो बोलते हैं वी वांट अ डिस्ट्रक्टिव वॉर। इसलिए वो आग लगा रहे हैं हर जगह पर, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। क्योंकि घर के अंदर आग लगी है तो इन्होंने घर की आग को बाहर करना शुरू कर दिया। कल इन्होंने एक हरकत और करी। लेबनान के अंदर आपको याद है अभी अभी रिसेंटली हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में एक हिस्टोरिकल सीज फायर हुआ था। ईरान को मालूम है कि अगर उनके प्रॉक्सीज ऐसे मरते रहे तो जो इनके पास एक चिपिंग चिप है, बार्गेनिंग चिप आईआरजीसी के पास, वो इनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए रॉकेट्स को कल निकालना शुरू कर दिया हिजबुल्ला की तरफ से। हिजबुल्ला ने एक ही काम किया, डिप्लोमेटिक पॉज लिया। हफ्ते भर का, हफ्ते 10 दिन का ये पॉज था। अपने आप को रीपोजिशन किया, हथियारों को शिफ्ट किया नई नई जगह पर, और दोबारा से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया क्योंकि आईआरजीसी बोलता है आपको सरेंडर नहीं करना। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, इजराइल का जो बॉर्डर है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, एक्सपैंड हो चुका है। लेबनान का जो साउथ का एरिया है पूरा, वो इजराइल के हाथों में आ गया है और वहां पे हिजबुल्ला को खत्म कर दिया गया है। लेकिन हिजबुल्ला ने जो बाकी के बचे कुचे जो इनके राक्षस थे, उन्होंने कल एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को यूज किया और जो इजराइल है उसकी फोर्सेस को अटैक करना शुरू कर दिया थ्रू एक्सप्लोजिव्स एंड ड्रोन्स। अब इजराइल चुप करके बैठ जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। इजराइल ने भी हिट बैक किया और जमीन लेबनान की अपने कब्जे में कर ली। ये है जेट्स, अपने फाइटर जेट्स को यूज कर रहा है, और वहां पर एक कोई रिवर है, लितानी रिवर, उसको दोबारा से वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया ईरान ने। और इजराइल अच्छी तरह से ठोक रहा है हिजबुल्ला को। लेकिन ईरान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको याद होगा पहले वीडियो बनाया था, ईरान चाहता नहीं था कि उसके घर में आग लगे। वो चाहता कि दूसरों के घर में आग लगी रहे। जैसे पाकिस्तान हमेशा ही कहता है कि भाई मेरे घर में युद्ध ना हो लेकिन भारत में आग लगी रहे, वही काम ईरान भी करता रहा। लेकिन अब ईरान के घर में भी आग लग रही है, और जहां पर ये आग लगाने की कोशिश कर रहे थे इजराइल के पास, वहां पर भी इन्हीं के लोगों को ठोका जा रहा है। अब ये तो हो गया जो ईरान ने किया लेबनान में जाकर। दूसरा एक काम और भी है। जो रियल शॉक वेव है वो हो रहा है समंदर के अंदर। वो किया किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने और इजराइल ने सबसे पहला काम तो ये किया, एक कॉवर्ट ऑपरेशन किया। उन्होंने वाइप आउट कर दिया पूरी की पूरी जो रेगुलर नेवी थी ईरान की, उसको खत्म कर दिया थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक्स। लेकिन उसके बाद भी थ्रेट खत्म नहीं हुआ। ईरान ने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया और उन्होंने रिलेंटलेस एक शैडो फोर्स खड़ी कर दी जिसको मॉस्किटो फ्लीट बोलते हैं। ये हाई स्पीड की अटैकिंग बोट्स होती हैं जिसको यूज किया है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पीड बोट्स हैं जो समंदर में घूम रही हैं। वो हाइड करते हैं वो टनल्स के अंदर,
क्योंकि इनको टनल्स में कॉकरोचों की तरह रहने की आदत होती है, क्योंकि वहीं पर ये मल्टीप्लाई भी करते हैं कॉकरोचों की तरह। तो ये वहां पर जो कोस्ट लाइन के पास को टनल्स थी, वहां पर जाकर ये हाइड करते हैं। उसके बाद जैसे देखते हैं कोई शिप आ रही है, बाहर निकलते हैं, अटैक करके वापस वहीं पर चले जाते हैं। ये स्पीड बोट्स के अंदर हेविली आर्म्ड मैन ये जा रहे हैं, हंट कर रहे हैं कमर्शियल शिप्स को, हाईजैक कर रहे हैं। और इन्होंने 2 शिप्स को हाईजैक भी किया जो भारत की थी। भारत को एक तरफ तो बोलते हैं कि हम दोस्त हैं, दूसरी तरफ हमारे ही कंटेनर शिप्स को हाईजैक भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल आसिम मुनीर के साथ कुछ ज्यादा ही हलाला हो रहा है इनका। अब गन फायर के बीच में जब ये सारे काम हो रहे हैं तो 21 इनोसेंट क्रू मेंबर्स को कल हॉस्टेज बना लिया। अब उसके बदले में ये पैसे मांग रहे हैं। कल इनको $2 मिलियन पैसे मिल भी गए हैं, फिरौती ली है इन्होंने अब लोगों को हॉस्टेज बनाने के बाद। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं अनथिंकेबल, जो ईरान ने करी। लेकिन उनको लगता है कि वो ये जो मॉस्किटो बोट्स हैं, इसके थ्रू वो ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बना लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन ने एक ब्रूटल एंड गेम शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप है वो जो बाइडन नहीं है, ना ही मनमोहन सिंह है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? उसने भी जियो पॉलिटिकल बॉम्ब शेल फेंक दिया ईरान के ऊपर। उसे मालूम है कि मोहम्मद नाम का जो आदमी था गालिबाफ, उसने रिजाइन कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, पीस डील कभी भी मुद्दा था ही नहीं, ना ही अमेरिका पीस डील साइन करवाना चाहता है। 95% डिस्ट्रक्शन के बाद वो 5% के ऊपर छोड़ देगा ईरान को? पॉसिबल नहीं है। अब ट्रंप ने क्या किया? एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी शुरू कर दी कि इकोनॉमिक सफोकेशन करना कैसे है, और डिस्ट्रक्शन ईरान के अंदर ऐसी करनी है कि अगले 100 साल तक ये दोबारा उठ ना पाए। उसने बॉम्ब शेल क्या किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई इनके ऊपर आप गोलियां चला लीजिए, ईरान के लोगों के ऊपर आप इनके ऊपर बॉम्ब फेंक दीजिए, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये सर्वाइव कर जाएंगे दोबारा से, क्योंकि कॉकरोच क्या है, 100-200 मार देंगे, 100-200 और पैदा हो जाएंगे। इनको चोक करना पड़ेगा, इनका इकोनॉमी ध्वस्त करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। इसलिए मिशन था कि इनकी जो ऑयल की सप्लाई है उसको ऐसे बंद करना है कि अगले 100 साल तक ईरान में से तेल निकल ही ना सके। ये साइंटिफिक मेथड है जो ट्रंप कर रहा है, एंड दैट इज डेवास्टेटिंग। जो ऑयल वेल्स हैं, अब उनको फोर्सफुली शट डाउन किया जा रहा है, ताकि जब ये अंडरग्राउंड का जो प्रेशर है वो कम होगा तो पानी भरना शुरू हो जाएगा। और क्रूड ऑयल के अंदर पानी भरा, इसका मतलब है वो थिक होना शुरू हो जाता है और वैक्स बन जाता है। पाइप्स फ्रीज हो जाएंगी, सॉलिड बन जाएंगी अंदर जाकर, और जो वेल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगी फॉर एवर। उसमें से तेल आप नहीं निकाल सकते और नई ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है, वो ईरान के पास है नहीं। इसलिए अगर सैंक्शंस भी लिफ्ट हो गए तो ऑयल ईरान निकाल नहीं सकेगा। लाइफ ब्लड ऑफ रेजीम उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये तो हो गया स्ट्रेटजी 1। स्ट्रेटजी 2 एक और है जो ट्रंप ने कर दिया। यूएसए ने किया कि इनकी जो एक फ्लीट्स हैं, ऑयल टैंकर्स है ईरान के, जो पूरे दुनिया भर में वो घूम रहे हैं। अब एक ऑपरेशन और शुरू कर दिया। 10,000 ट्रूप्स जो हैं अमेरिका के, उनको डिप्लॉय कर दिया है कि कहीं भी आपको पूरे दुनिया में कहीं भी आपको इनके टैंकर्स मिलते हैं, ऑयल टैंकर्स, उनको जब्त कर लो, ताकि ना टैंकर रहेगा, ना ये भर सकेंगे और ना ही ये बाहर बेच सकेंगे। ऑयल निकालने दे नहीं रहे, जो ऑयल पड़ा है उसको बेचने भी नहीं दे रहे। 17 वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया गया है समंदर के अंदर ईरान के पास। रूथलेसली इंटरसेप्ट किया जा रहा है वेसल्स को इंडियन ओशन के अंदर। अभी जो श्रीलंका है, मलेशिया है, वहां पर जो ऑयल टैंकर्स है वो पकड़े गए। उनके ऊपर इनके अमेरिका के जो फोर्सेस हैं वो लैंड करी और उनको पकड़ के अपने कब्जे में कर लिया। 30 और शिप्स हैं जिसे इंटरसेप्ट किया गया और वापस भेज दिया, बाहर नहीं निकलना। दोस्तों, ये है ब्रूटल फाइनेंशियल वेपन जिसको डिप्लॉय कर लिया, एंड इट इज वर्किंग। जो फाइनेंशियल ब्लीडिंग है ईरान की, वो तो शुरू हो गई। अब मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी। अब फॉलो द मनी में अगर करेंगे तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि $100 के पास ऑयल पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट को मालूम है कि अब ये लंबा चलेगा। वॉल स्ट्रीट दोबारा से नीचे आनी शुरू हो गई, पैनिक दोबारा से आ गया। जो ऑप्टिमिज्म था कि भाई वॉर जो है बहुत जल्दी से खत्म होने वाला है, वो चला गया। इट इज कंप्लीटली डेड। ग्लोबल एनर्जी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, वो आपको बताती हैं कि अब ये जल्दी से खत्म नहीं होगा। आईआरजीसी एक लंबा वॉर चाहता है। अब ये सारा कुछ देखने के बाद यूरोप के अंदर पैनिक शुरू हो गया है।
ये वो न्यूज़ है जो किसी मीडिया ने कवर नहीं करी। यूरोप ने बोल दिया अब हम साइड पर बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकते। जो मिलिट्री प्लानर्स हैं 50 कंट्रीज के, वो दोबारा से लंदन में मिल रहे हैं। यूके और फ्रांस ने बोल दिया कि हमें सबको मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना पड़ेगा। अब 50 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर जो वहां पर माइन स्वीपर शिप्स होती हैं उसको लेके आ रहे हैं। वो मैप कर रहे हैं पूरे के पूरे स्ट्राइक जोन को, और प्लानिंग की जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से मिलिट्री फोर्स यूज करके ओपन करना है। डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहे थे पहले तब ये सुने नहीं, लेकिन अब जब इनका तेल बंद हो गया, पानी बंद हो गया, तो अब इनको याद आ रहा है कि भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमें एंटर करना पड़ेगा। यानी कि अब वेट कर रहा है अमेरिका, ये यूरोप, कि अगर सीज फायर में क्रैक आए तो वो सारी की सारी 50 कंट्रीज की नेवीज वो इकट्ठे मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाएगी। और ये देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर होने देगा? पॉसिबल नहीं है। वो भी आग लगा कर रखेगा। वो चाहता है कि पूरा अरब कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट की कंट्रीज एंड यूरोप ये मिलकर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करें। ये तो हो गया जो आपने ईरान के आसपास देखा। अब ईरान का एक क्राउन प्रिंस है रेजा पहलवी, वो कल गया यूरोप के अंदर, वहां पर आग लग गई। बर्लिन में था वो, और उसने रैली किया, सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट ले रहा है वो ईरान के लोगों के लिए, कि ईरान के लोग फ्रीडम मांगते हैं, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो खतरा है आईआरजीसी का, वो इसको भी फॉलो करता रहा। कल जो असैसिनेशन करने वाले लोग होते हैं, ऑपरेटिव्स हैं आईआरजीसी के, वो वॉच कर रहे थे हर मूव को, और उन्होंने एम्बुश किया और वहां पर जाकर इसके ऊपर रेड पेंट फेंक दिया। यानी कि एक मैसेज था, आज पेंट तुम्हारे ऊपर गिरा है रेड कलर का, अगली बारी एक्चुअल में रेड कलर का ब्लड तुम्हारे अंदर से निकालेंगे, इसलिए जो तुम ये पैलवी कर रहे हो पूरी की पूरी, इसको बंद कर दो। ये वार्निंग था फ्रॉम अ डेस्परेट रेजीम जो मर रही है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था, ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। वो लगा हुआ है कि ईरान की जो प्रॉब्लम है 50 साल से, उसको परमानेंटली खत्म करना है। खत्म करने के लिए उसको दो चीज करनी पड़ेगी। एक, ईरान को खत्म करना है, उसके अंदर जो ये इस्लामिक वाले लोग हैं इनको खत्म करना है। दूसरा, इनको सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो अमेरिका के अंदर ही बैठा है, उसको भी सफाई करनी जरूरी है, जिसको कई बार आप बोल देते हैं डीप स्टेट। अब वो डीप स्टेट को डिसमेंटल कर रहा है, और ये लेसन है मोदी जी के लिए कि आप गुड बॉय बनना बंद कर दीजिए। अगर नोबेल पीस प्राइज किसी को मिलता है वो युद्ध शुरू करने के लिए मिलता है, युद्ध बंद करने के लिए आपको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सकता। अब क्यों बोल रहा हूं? ट्रंप ने बोला कि यार ये जो डीप स्टेट है इसका कंट्रोल होता है बाबू लोगों से। मोदी जी खुद बाबू लोगों से दुखी हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो ये आईएएस ऑफिसर्स हैं। ये लॉबी जो है ये पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती है। अब अमेरिका में क्या किया? अमेरिका में जितने भी बाबू लोग हैं जो अननेसेसरी थे उनको निकालना शुरू कर दिया, जो स्वैम्प है उसको ड्रेन करना शुरू कर दिया। अब जो ऑपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेट्स, उन्होंने क्या किया? वो कैमरे के ऊपर आकर अब रो रहे हैं। मेल्टडाउन शुरू हो गया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स को आप निकाल रहे हैं ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। भाई अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो क्या हो गया? जब हमारे जैसे लोग जो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो हमारे लिए तो कोई बोलता नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट अनएम्प्लॉयड हो गया तो दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि यही ब्यूरोक्रेट्स जो अपोजिशन पार्टीज हैं इनको सपोर्ट करती हैं, इनके एजेंडेस को आगे लेके जाती हैं। अब जब वो निकल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा स्वाम निकल जाएगा, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा। इलॉन मस्क को लगाया हुआ था इस काम के लिए, और उसने भी पूरा हथौड़ा लेके इनको काट काट कर वो बाहर फेंक रहा है। मैसिव लेआउट्स शुरू हो गए अक्रॉस ऑल एजेंसीज। अब ये जो अनटचेबल एजेंसीज के लोग थे अब वो पैनिक में आ गए हैं। दोस्तों, जो पॉलिटिकल एलीट है वहां पर, वो उसका जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का जो धांधली होती थी हर एक साल की, वो बंद होती आ रही है। इसको बोलते हैं क्लीनिंग द स्वैम्प। वो ईरान को भी अगर स्वीप कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, तो अपने घर के अंदर भी वो क्लीनिंग कर रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि अगर ये कंटिन्यू रही इसकी गवर्नमेंट ट्रंप की और कोई धांधली नहीं करी मिड टर्म के अंदर, आप एक दिन थैंक यू ट्रंप बोलेंगे कि उसने पुरानी प्रॉब्लम्स को दुनिया भर में उसने सॉल्व कर दी बिना गोली चलाए। भाई घर के अंदर तो सफाई कर रहा हो। अब जहां पर वॉशिंगटन के अंदर ये बैटल शुरू हो गए हैं, तो बैटल घर के बाहर भी शुरू होना ही था। ये डीप स्टेट आपको इतने आसानी से जीतने देगा? ऐसा हो नहीं सकता। अब इंडो पैसिफिक के अंदर भी आग लग गई है।
पेंटागन ने पैनिक का बटन दबा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि चाइना अब ताइवान के ऊपर चढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहा है। हमें भी मालूम है कि चाइना कभी भी युद्ध नहीं करता। चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को अपने कब्जे में किया। अब जो ऑपोजिशन की लीडर है वो गई थी चाइना में, वहां पे जाके उसने बोल दिया कि भाई अगर आप हमें गवर्नमेंट में ले आएंगे तो हम ताइवान को चाइना का पार्ट बना देंगे। ये ऑपोजिशन लीडर ने बोला है। वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने बोला है चाइना को, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं अरुणाचल और लद्दाख पूरा मैं आपको दे दूंगा, बस मुझे प्रधानमंत्री बना दो। वही काम ताइवान के अंदर किया। अब ट्रंप को मालूम है कि गेम कौन सी चल रही है। चाइना युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो ऑपोजिशन पार्टीज को यूज कर रहा है। वॉशिंगटन ने एक्सेलरेट कर दिया। जो गवर्नमेंट बैठी है वहां पर ऑलरेडी ताइवान के अंदर, उनको मिलिट्री एड देनी शुरू कर दी। जो F-16 हैं, जो ताइवान बहुत देर से मांग रहा था, अब एक्सेलरेट कर कर उनको दिए जा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में रहिए। जो ये थ्रेट है चाइना की तरफ से, ये अब कन्वेंशनल वॉर नहीं आएगा, लेकिन आपको वॉर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब चाइना कर रहा है साइबर अटैक्स, लीगल वॉरफेयर, ऑपोजिशन को अपने साथ में लेकर एक एग्रीमेंट साइन करना। जैसे राहुल गांधी ने 2008 में एक एग्रीमेंट साइन किया था भारत को बेचने का, और उसके बाद जितना भी हमारा मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसको तबाह कर दिया था राहुल गांधी ने, ताकि चाइना आराम से एक वीक भारत के अंदर एंटर कर जाए। वही काम अब चाइना के ताइवान के अंदर भी चाइना कर रहा है। इसलिए ये जो ग्रे जोन का ब्लॉकेज है, इसको दूर करने के लिए अमेरिका ने ताइवान को बोलना शुरू कर दिया कि आप अपनी इंटरनल क्राइसिस को खत्म कीजिए, आपको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, हम करने को तैयार हैं। और एक डायरेक्ट मैसेज, ब्लंट मैसेज ताइवान को दिया है, स्टॉप योर इन फाइटिंग। ये बजट्स को पास करो और अपनी कंट्री को बचाओ, वरना अगर ताइवान गया इसका मतलब है कि चाइना के पास पूरा जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है वो उसके कब्जे में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप देखें पूरे दुनिया में ये वो न्यूज है, इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं 90% से ज्यादा न्यूज आपको नहीं पता। ये सब कुछ है जो दुनिया में हो रहा है। हमारी मीडिया पता नहीं कौन सी गफलत में वो बैठी हुई है। टाइम इज रनिंग आउट। मैं अगर बोलता हूं कई बार मोदी जी को अपनी वीडियोस के थ्रू, ये नहीं है कि मैं उसको सुना रहा हूं, इट इज जस्ट आई एम ब्रिंगिंग थिंग्स ऑन द टेबल कि जो ग्लोबल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्रैक हो रही हैं, एनर्जी मार्केट्स स्पाइरल हो रही हैं, फ्लीट्स कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ। जो पुराना ऑर्डर है वो कोलैप्स हो रहा है लाइव टेलीविजन के ऊपर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो मीडिया है वो इन चीजों को दिखाती ही नहीं है। और जो अगली मूव आएगी वो पूरे दुनिया को हिला के रखने वाली है। आपको भी मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही छोड़ देगा गेम को, ऐसा हो नहीं सकता। द प्रॉब्लम इज आवर कंट्री भारत इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज हैपनिंग। हम अभी भी लगे हैं, ओ जी मोदी है तो मुमकिन है। भैया, हर चीज अगर मोदी ने करनी है तो आपने क्या करनी है? और अभी भी मैं देख रहा हूं फेज 1 के अंदर 91% वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर। उसमें मेजोरिटी आपको काले बोरी वाली दिख रही थी, और हिंदू अगर वोट करने जा रहा था उनको धमकी दी गई कि अगर तुमने वोट टीएमसी के बजाय किसी को दिया तुम्हारी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। और हिंदू डर के घर से बाहर निकला ही नहीं। 91% वोटिंग, सारे काले बोरे वाले। इस तरह से आप जीतेंगे? अब देखते क्या होता है। फेज 1 तो ममता बनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के फेवर में है। अब कुछ और करना पड़ेगा बीजेपी को फेज 2 के अंदर, और फेज 2 जो है मेजोरिटी वो हिंदू एरियाज है। देखते हैं गेम कहां जाती है। दोस्तों, दुनिया चेंज हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी कंट्री की सफाई कर रहा है, क्या हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो मीडिया वाले उस मुद्दों को सामने लेके आते हैं? मुझे प्रॉब्लम उसी बात की है। ईरान के अंदर गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, मैटर नहीं करता। लेकिन ईरान के अंदर अब अमेरिका क्या करेगा वो मुझे मैटर करता है, बिकॉज वही चीज मुझे पाकिस्तान के साथ भी चाहिए। टोटल डिस्ट्रक्शन एंड सरेंडर ऑफ मोहम्मद परमानेंटली। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।